Question number 10.31 from the NCERT back exercise of mechanical properties of fluid chapter. So you can read this question. इसमें आपको दिया हुआ है the law of atmospheres, इस equation का नाम दिया हुआ है और rho is equal to rho zero. Rho zero is this value, ठीक है, और इसको इन्होंने assume किया कि density at sea level है. This is what is NCERT has given and they say y0 is a certain constant. और जो आपको इस प्रॉब्लम के साथ y0 की वैल्यू जो कि हमें सेकंड पार्ट में यूज़ करनी होगी वो मीटर्स में दी हुई है. तो आप देखो y0 इज़ अ लेंथ, सो y विल ऑल्सो बी अ लेंथ क्योंकि e की जो पार है वो डायमेंशनलेस होनी चाहिए फॉर इट टू बी मीनिंगफुल. जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो y भी मीटर्स में होगा. अब इसमें आगे भी पता चलता है ऑब्टेन दिस लॉ, हमें इस इक्वेशन को डिराइव करना है एज्यूमिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर कांस्टेंट मान के. हमें ये मानना है कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हर जगह पे सेम है आइसोथर्मल कंडीशंस और हमें g की वैल्यू को कांस्टेंट मानना है. तो एटमॉस्फेयर तो काफ़ी ऊपर तक एग्जिस्ट करता है तो g की वैल्यू को कांस्टेंट मान के हमें चलना है. ये इस क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट यू कैन से ऑफ दिस क्वेश्चन एंड बी पार्ट में आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है. सो लेट अस रीड दैट लेटर ऑन. बट ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया. मैंने y हाइट पे जाके एटमॉस्फेयर की एक छोटी सी लेयर कंसिडर कर दी है. लेट अस से दिस इज स्मॉल डिस्टेंस dy. सो y इज द हाइट मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल और द अर्थ सरफेस. ठीक है, हम ये बोल सकते हैं इस क्वेश्चन में. तो अब इस इक्वेशन को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में हमने कुछ रीजनिंग की हुई है. तो लेट अस कंसिडर अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर, अ रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल a के इक्वल मैंने इसमें लिया हुआ है. तो अगर मैं इस छोटे से जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है इसकी बात करूं तो इसके अंदर कितना मास ऑफ एयर होगा. अगर मैं यहाँ पर y हाइट के ऊपर डेंसिटी को रो मानता हूँ, एयर की डेंसिटी को रो मानता हूँ, तो इस रेक्टेंगुलर पार्ट की जो वॉल्यूम आएगी क्योंकि ये dy है, ठीक है, दिस dy, ठीक है, यहाँ पे ये स्मॉल हाइट यहाँ तक y, तो a इंटू डी वाई से तो हमें इसकी वॉल्यूम मिलेगी. इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके अंदर जो मास ऑफ एयर है वो हमारे पास आ जाएगा. अब इसके अंदर अगर मैं डेंसिटी को कांस्टेंट मानता हूँ कि यहाँ पे डेंसिटी ऑन एन एवरेज सेम रहती है इस पूरी वॉल्यूम के अंदर, तो दैट मीन्स इसके अंदर जो ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, ठीक है, इसके अंदर जो एयर है उसके ऊपर जो ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, एयर को एक फ्लूइड मानते हुए इसके ऊपर जो ग्रेविटी की फोर्स लग रही है dm इंटू जी, क्योंकि ये हमारे पास dm आ गया, dm इंटू जी. अगर मैं dm इंटू जी करता हूँ तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आती है. तो अब ग्रेविटी की फोर्स के बाद भी यहाँ पे एयर की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट कैसे रहती है उसको समझने के लिए हम ये मानते हैं कि अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, y हाइट पे प्रेशर को p मानता हूँ तो थोड़ी सी ऊपर प्रेशर में कुछ चेंज आ जाएगा और वो p प्लस dp बन जाएगा. ये कॉमन नॉलेज है कि जब हम ऊपर जानते हैं तो डेंसिटी और प्रेशर दोनों ही कम होंगे, वो वैसे आपको इंट्यूटिवली पता है. तो dp इसमें नेगेटिव टर्म होगी. ग्रेविटी की फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, ठीक है. अब आप देखिए इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए p को p प्लस डी से ज़्यादा होना पड़ेगा, ठीक है. तो दैट मीन्स इफ p इज मोर देन p प्लस डी देन dp हैज़ टू बी अ नेगेटिव टर्म. नेट अपवर्ड प्रेशर कितना है, p माइनस p प्लस डी. ऊपर की तरफ कितनी फोर्स लग रही है, तो नीचे वाली फोर्स में से ऊपर वाली फोर्स को आप अगर माइनस कर दोगे तो ये तो प्रेशर है और इसको मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये माइनस डी पी इंटू ए, ये इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स ये वाली और ये इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स. तो अपवर्ड फोर्स कितनी है क्योंकि दोनों फोर्सेस को बैलेंस करना है. और ये हमने इंट्यूटिवली आर्ग्यू भी कर लिया ये इक्वेशन क्यों मीनिंगफुल हो सकती है, क्योंकि तो पॉजिटिव वैल्यूज हैं सारी इसमें, क्योंकि डी वाई इज पॉजिटिव और ये डी पी इज अ नेगेटिव टर्म, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन एक्स्ट्रा आ गया. अब इसमें से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हमने यहाँ पे लिया था स्लाइस रेक्टेंगुलर सेक्शन का, वो यहाँ से दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा. इस एक्सप्रेशन के बाद गैस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो हम एयर है, एयर को अगर हम इसमें आइडियल गैस की तरह से मान लें तो जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो हम इस रेक्टेंगुलर सेक्शन में जो एयर है उसको अप्लाई कर सकते हैं. तो आप लोगों को मालूम होगा इसी इक्वेशन को लिखने का दूसरा तरीका RT बाई m0 है. इन केस किसी बच्चे को ये चीज़ नहीं मालूम है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, आप उस लिंक को देखना जिसमें इस इक्वेशन को, आइडियल गैस इक्वेशन को इस फॉर्म में हमने लिखा हुआ है. तो यहाँ पे जो एयर है उसके लिए हम प्रेशर के लिए ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. और इसमें अगर मैं RT अपॉन m0 को अल्फा से डिनोट कर दूँ तो P इज इक्वल टू अल्फा रो, हमारे पास ये आइडियल गैस इक्वेशन इस एयर के लिए आ जाएगी. अगर मैं इस P इज इक्वल टू अल्फा रो को दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू रो, ठीक है, तो मेरे पास अल्फा आएगा. तो dp इज इक्वल टू ए रो. इस dp को हम यहाँ से रिमूव क्यों करना चाहते हैं, बिकॉज हमें डेंसिटी के लिए इक्वेशन डिराइव करनी है तो हमें प्रेशर को हटाना है. तो प्रेशर को हम यहाँ से
dp को अल्फा इंटू डी रो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये वाली इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में आ जाएगी। अब ये बड़ा ही आसान हो गया क्योंकि हम p रो को डेंसिटी डी रो के नीचे लिख देंगे, दूसरी तरफ dy है, अल्फा और g तो कांस्टेंट्स हैं, इनको आप किसी भी साइड पे प्लेस कर सकते हो। तो ये वही इक्वेशन है जो मैं अभी आपको दिखा रहा था। इसमें मैंने अल्फा के नीचे g को रख दिया और ये माइनस अल्फा अपॉन जी और y, और फिर मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। तो y इज़ दी हाइट अबव दी अर्थ सरफेस, तो जहाँ पे अर्थ सरफेस के ऊपर जहाँ पे y की वैल्यू 0 है वहाँ पे डेंसिटी सी लेवल पे आपको रो 0 दी हुई है और उसकी वैल्यू भी दी हुई है आपको क्वेश्चन में, वो आप क्वेश्चन ध्यान से देखिए। और y हाइट पे अगर हम डेंसिटी को रो एज्यूम करते हैं तो ये इक्वेशन आएगी। अब इसका इंटीग्रल 1/रो का इंटीग्रल हमें मालूम है, वो लॉग ऑफ रो आएगा। और अगर हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें रो 0 और रो, ठीक है, रो 0 और रो लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एक बार रो की जगह ये अपर लिमिट आएगी और एक बार इस रो की जगह लोअर लिमिट आएगी। तो लॉग ऑफ रो माइनस लॉग ऑफ रो 0, नेचुरल लॉग इसमें हमें लेना है, लॉग टू द बेस ई। दूसरी तरफ माइनस अल्फा अपॉन जी है, इसको इंटीग्रेट करके लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे y आ जाएगा माइनस अल्फा अपॉन जी। अब हम चाहें तो अल्फा अपॉन जी को c पुट कर सकते हैं तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। और फिर इसी इक्वेशन में से इसको अगर हम, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो e की जो पावर है अगर उसको माइनस सी वाई कर दें तो रो अपॉन रो 0 इसके इक्वल आएगा और रो 0 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो ये वही फॉर्म आ गई जो एनसीईआरटी में हमें प्रूव करने को कहा है। बस एनसीईआरटी में c कांस्टेंट यूज ना होकर उन्होंने y के नीचे y0 लिखा है। तो c के रेसिप्रोकल को अगर मैं y0 से दिखा दूं तो c कितना आएगा 1/y0 और ये वैल्यू अगर मैं इसमें रख दूं तो एग्जैक्टली वही फॉर्म आ जाएगी। और c की वैल्यू हमें मालूम है कि वो अल्फा अपॉन जी है, अल्फा की वैल्यू RT अपॉन m0 है, वो अगर हम इसमें डालते हैं तो y0 एक्चुअली ये आएगा वेयर m0 इज द मोलर मास ऑफ दिस मिक्सचर, जिसको हम एयर बोल रहे हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें मोलर मास ऑफ एयर नहीं दिया हुआ, हमें बस ये फॉर्म डिराइव करने को कहा था जो हमने डिराइव कर ली। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व्ड। अब अगर हम ध्यान से सेकंड पार्ट को देखें, इसमें इन्होंने कहा है कि एक हीलियम का बलून है जिसकी वॉल्यूम इतनी है और इसके अंदर कुछ पेलोड, कुछ सामान रखा है जो 4000 kg का है, मे बी कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए सामान है। एज्यूम दैट द बलून मेंटेन्स कांस्टेंट रेडियस, इन्होंने कहा है कि जो रेडियस ऑफ बलून है वो चेंज नहीं होता और ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम पहले ही कांस्टेंट मान चुके हैं। तो हाउ हाई डज इट राइज, तो देखो हम ये एज्यूम करेंगे कि ये जो बलून है आपका ये ऑलमोस्ट स्लोली राइज कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा वेलोसिटी इसकी बढ़ रही या कम नहीं हो रही है, ठीक है। हाउ हाई डज इट राइज, तो ये किस हाइट तक बलून राइज करेगा। तो कोई भी चीज़ राइज क्यों करेगी, क्योंकि उसके ऊपर देखो बलून के ऊपर बॉइंट फोर्स भी होगी। तो जब बलून एयर में है उसके ऊपर दो फोर्सेज होंगी, एक तो ग्रेविटी की फोर्स, एक बॉइंट फोर्स। तो ऊपर राइज करने की वजह ये हो सकती है कि बॉइंट फोर्स कैन बी मोर देन ग्रेविटी, तो वो एक्सेलेरेट करेगा उस केस में ऊपर की तरफ। लेकिन अगर एक्सेलेरेशन बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत ही स्मॉल है, तो वो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। कुछ इसमें एज्यूम करने को कहा है कि इसके अंदर हीलियम एयर बलून है, तो हीलियम गैस की जो डेंसिटी है वो दी हुई है, बलून की वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपने पहले से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया, आप ज़रूर एक बार ट्राई कर लें। ये वॉल्यूम आपको दी हुई है बलून की, ये पेलोड का मास है। हीलियम का मास इतनी वॉल्यूम में जो हीलियम गैसेस में फिल्ड अप है बलून में, वो इतना आ जाएगा हीलियम का मास। तो जो टोटल मास आ जाएगा कैपिटल M, ठीक है, जो इस बलून के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, वो मास ऑफ द पेलोड प्लस मास ऑफ द हीलियम, वो 656.5 kg यहाँ पे आएगा। अब इसके ऊपर जो बॉइंट फोर्स लग रही है किसी भी हाइट y के ऊपर, जब आपका बलून y हाइट पर है तो जो बॉइंट फोर्स होती है वो क्या होती है, जो वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट है इनटू द डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग मीडियम या फ्लूइड इनटू g। अब डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग मीडियम का तो फॉर्मूला हमने डिराइव किया, डेंसिटी इज रो 0 e⁻⁻ y अपॉन y0। तो जब हम इस रो की वैल्यू ये इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास ये आता है कि ये बॉइंट फोर्स है। तो वी विल एज्यूम इन दिस क्वेश्चन कि ये बलून के ऊपर हमें क्या निकालना है कि कौन सी हाइट ऐसी आएगी y जहाँ पे mg और fb बैलेंस हो जाएंगे। तो हम ये मान लेंगे कि बलून उस हाइट तक राइज कर सकता है, ठीक है। तो fb की वैल्यू हम v0 की वैल्यू हमें इसमें बलून के लिए दी हुई है, g की वैल्यू 9.8 है, रो 0 की वैल्यू एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है 1.25 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब, और y0 की वैल्यू भी एनसीईआरटी में अभी हमने देखा था तो 8000 मीटर्स दी हुई है। ये सारी वैल्यूज इसमें हम डाल दें तो ये बॉइंट फोर्स है एट सम हाइट y। अब अगर मैं इस बॉइंट फोर्स को mg कैपिटल mg के इक्वल कर देता हूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन आएगी। अब इस इक्वेशन में से हमें सिर्फ y की वैल्यू निकालनी है और हम ये मान लेंगे कि ये वो हाइट है जहाँ पे बॉइंट फोर्स और ग्रेविटी की फोर्स बैलेंस हो गई। अगर बलून वहाँ पे रेस्ट पे नहीं भी आया है
तो हमें इस क्वेश्चन में बलून की वेलोसिटी वहाँ पे निकालने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो हम एज्यूम कर लेंगे हमें वही हाइट निकालनी है जहाँ पे बॉइंट फोर्स ग्रेविटी की फोर्स के इक्वल है। तो ये वही इक्वेशन है जो अभी हम देख रहे थे यहाँ पर। तो अगर मैं इस वाले 9.8 तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, अगर मैं इसको इस प्रोडक्ट से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास इस एक्सपोनेंशियल की वैल्यू इतनी आ जाती है, इतनी। अब आगे आप कैलकुलेटर यूज़ करके इसका लोगैरिथम टू द बेस नेचुरल लॉग ले लीजिए और आप सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो y की वैल्यू इतनी आएगी। मतलब ये वो हाइट है जहाँ पे बॉइंट फोर्स और टोटल ग्रेविटी की फोर्स बलून पे बैलेंस करेगी, एज्यूमिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एज्यूमिंग दिस इक्वेशन टू अप्लाई, जो हमने आइसोथर्मल कंडीशन में लॉ ऑफ एटमॉस्फेयर जिसमें डिराइव किया है। इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन कि जब बलून इस हाइट तक पहुंचेगा तो उसके अंदर तब कितनी स्पीड होगी, तो हम यही मानेंगे कि बलून उस हाइट तक राइज कर पा रहा है और वहाँ पे वो अगर थोड़ी बहुत स्पीड से पहुँचा है तो वो स्पीड को अभी हम नेग्लिजिबली स्मॉल मान के बोल देंगे कि वहीं तक राइज कर रहे थे एज पर दी एनसीईआरटी बुक।